राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसमें आज हम बात करने वाले हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की। शासन व्यवस्थाओं में संसदीय प्रणाली है, दोनों ही लोकतंत्र है, किंतु लोकतंत्र में जहां संसदीय व्यवस्था को अपनाया है ब्रिटेन ने और भारत ने, अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आज हम बात करने वाले हैं संसदीय शासन व्यवस्था की। संसदीय प्रणाली क्या होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए हम देखते हैं आज। संसदीय शासन व्यवस्था एक रेखा चित्र के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री, मंत्री यानी मंत्रिमंडल और संसद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। पार्लियामेंट में से ही कैबिनेट का चुनाव होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सरकार संसद का अभिन्न अंग होती है। सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं और संसद के विश्वास मत तक ही सत्ता में रहते हैं। जैसे ही विश्वास मत खत्म होता है सरकार गिर जाएगी। तो संसदीय व्यवस्था एक लोकतांत्रिक तरीका है शासन व्यवस्था का, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गार्डनर के अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानून रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। एक और विशेषता, संसदीय व्यवस्था में राज्य का प्रधान ब्रिटेन में सम्राट, साम्राज्ञी और भारत के अंदर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियां सारी की सारी प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, इसमें शासन का प्रधान राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिमंडल द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा कार्य किया जाता है, जैसा कि हमने अभी बात की थी। अब हम बात करते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की। संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य विशेषताएं क्या है? नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद। संसदीय व्यवस्था के अंदर एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जो राजा या राष्ट्रपति हो सकती है, और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं और वास्तव में काम वास्तविक कार्यपालिका ही करती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, जैसे कि हमने बात की थी, व्यवस्थापिका के सदस्य ही मंत्री बनते हैं और मंत्रीगण, कैबिनेट, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव आदि द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जिन सभी बातों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, अध्यक्षीय शासन में जहां जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद 4 साल तक राष्ट्रपति अथवा कार्यपालिका पद पे बनी रहेगी, लगभग तय है, किंतु संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका संसद के सदस्यों के विश्वास मत तक ही अस्तित्व में है। जब भी विश्वास मत होता है तब सरकार गिर जाएगी। आमतौर पर जब भी मिलीजुली या बहुदलीय सरकारें हुई है तब ऐसा हुआ है कि किसी एक पक्ष के, एक दल के समर्थन ले लेने से सरकार गिर गई। सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था में कहा जाता है कि मंत्री एक साथ करते हैं, एक साथ डूबते हैं। किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मंत्री एक साथ करते हैं, एक साथ डूबते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। निर्णय चाहे जो भी हो, कैबिनेट की जब बैठक होती है, सरकार के सारे मंत्री मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें कुछ विपक्ष में हो सकता है, कुछ पक्ष में हो सकता है, किंतु निर्णय पूरी मंत्रिमंडल का, पूरी मंत्रिपरिषद का माना जाता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व,
सामूहिक के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायी होता है। किसी विभाग का प्रभार का मंत्री होता है, वह व्यक्तिगत रूप से भी अपने विभाग के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व महत्वपूर्ण बात है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्री होता है और हमेशा प्रधानमंत्री का नेतृत्व ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के गुण। कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें जनता के प्रति हमेशा कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। जहां अमेरिका में 4 साल में एक बार चुनाव होते हैं, जनता से रोजाना संवाद जरूरी नहीं कि हो कार्यपालिका अध्यक्ष का, वही क्योंकि यहाँ कार्यपालिका संसद के सदस्यों के बीच में रहती है, संसद के सदस्य निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता की बातों को सीधा और शीघ्रता से लगभग हमेशा कार्यपालिका तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसी स्थिति में अधिक लोकतांत्रिक माना जा सकता है। ऐसे गुण प्रमुख है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों में से कार्यपालिका बनती है, उनके विश्वास मत की वो काम करती है, तो दोनों में आपस में सहयोग और सामंजस्य बना रहता है। शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी, जैसा हमने बात की थी कि जनता से सीधा संवाद संसद के सदस्यों के माध्यम से कार्यपालिका का होता रहता है, तो जनता के प्रश्न सरकार तक सीधे पहुंच सकते हैं। शासक निरंकुश नहीं हो पाता, हमेशा विश्वास मत बना रहना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में निरंकुशता की संभावना कम होगी जब भी शासक या कार्यपालिका निरंकुश होने का प्रयास करेगी और संसद के सदस्य विश्वास मत छीन लेंगे। गत्या अवरोध की कम आशंका। आमतौर पे व्यवहार में यह स्थिति होती है कि जिस पार्टी का बहुमत होता है पार्लियामेंट में, संसद में, उसी पार्टी की सरकार होती है, तो अपनी ही दल के सदस्य होने के कारण आमतौर पे साधारण बहुमत में कहीं कोई समस्या नहीं होती और सरकार में और दल में सामंजस्य बना रहता है, संसद में सामंजस्य बना रहता है। अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस बात की गुंजाइश रहती है कि राष्ट्रीय संकट के किसी असाधारण अवसर पर राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को परिवर्तन किया जा सके। उदाहरण के लिए प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड ने एस्केस के स्थान पर लॉर्ड जॉर्ज के समय चैम्बरलेन के साथ चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया था। सरकार बहुमत दल जिस पार्टी का है वह संकट की स्थिति में या ऐसी स्थिति में जब देश को किसी मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता हो तो बिना चुनाव करवाए दल में ही किसी और व्यक्ति को मुखिया बना सकती है, कार्यपालिका प्रधान बना सकती है, और ऐसा हुआ है। योग्यता, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। व्यवस्थापिका के जिन सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, कार्यपालिका में स्थान दिया जाता है, वह योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और जनता से जुड़े हुए भी होते हैं और समझ भी रखते हैं। राजनीतिक शिक्षा। संसदीय व्यवस्था में जहां रोज जनता को संवाद का अवसर मिलता है, वहां राजनीतिक शिक्षा भी उन्हें उचित मिलती है। वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातंत्र का रूप प्रदान करना। संसदीय व्यवस्था के अंदर, जैसा कि हमने बात की थी, ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं और लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं, तो उन्होंने रास्ता निकाला कि नाम मात्र के लिए वहाँ सम्राट का शासन है, वो वंशानुगत राजतंत्र है और व्यवहार में लोकतंत्र है, दोनों को बनाए रखा है। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के दोषों की। कुछ विशेषताओं और अन्य गुणों के उपरांत भी इसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला बिंदु है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध। जैसा कि थॉमस पेन और दूसरे विचारक मानते थे कि जितनी अधिक शक्तियों का केंद्रीकरण होगा उतना अधिक शासक के भ्रष्ट होने का खतरा मौजूद रहेगा। ऐसी स्थिति में शक्तियों के पृथक्करण में जहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग अलग होती है, वहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को एक कर देना कुछ विद्वान अनुचित मानते हैं। दूसरा है दलीय तानाशाही कब है। संसदीय व्यवस्था के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी की सरकार होती है और बहुमत दल या बहुमत दल पर आधारित सरकार कुछ भी कर सकती है, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं होता। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा बहुमत दल की सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। निर्बल शासन। संसदीय व्यवस्था के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं होता। आमतौर पर जब दलों में फूट होती है या कमजोर प्रधानमंत्री होता है या कमजोर व्यक्तित्व होता है तो सामान्य तौर पर दल के अंदर गुटबंदी के कारण भी नेतृत्व को चुनौती मिलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में कमजोर शासन इसे हम मान सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के निर्माण में कठिनाई।
जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, छोटे छोटे अनेक दलों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ती है, तब सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। कार्यपालिका की अस्थिरता, और इस कारण से ही जब पूरा बहुमत किसी सरकार को नहीं मिले या दल के अंदर ही गुटबंदी हो, असंतुष्ट लोग हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार अस्थिर हो सकती है, गिर सकती है। राजस्थान में हाल ही में सरकार गिराने की कोशिश इसका उदाहरण है। अक्षम व्यक्तियों का शासन। संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को जोड़कर किया जाता है, किंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जब पूरा बहुमत सरकार को नहीं है, एक पार्टी को नहीं है, दूसरी पार्टी को सहयोग लेना पड़ता हो, तब अक्षम लोगों को भी सरकार में लेना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद के अधिनायकवाद की प्रवृत्ति, जैसा कि हमने बात की थी, बहुदल पर आधारित शासन होने के कारण मंत्रिपरिषद दिखावे के तौर पर संसद के प्रति जिम्मेदार है, किंतु संसद में क्योंकि उनके अपने ही लोग हैं, तो वह वास्तव में उन्हें किसी भी काम के लिए नहीं रोकेंगे। तो ऐसी स्थिति में तानाशाही या निरंकुशता की संभावना बढ़ जाती है। प्रशासन कार्य की ओर उचित ध्यान नहीं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपस में संबंधित होने के कारण बहुत ज़्यादा समय मंत्रियों का व्यवस्थापिका में नष्ट हो जाता है, तो वो प्रशासनिक कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसा माना जाता है। उग्र राजनीतिक दलबंदी। अध्यक्षीय व्यवस्था में राजनीतिक दल केवल चुनावों के समय अस्तित्व में होते हैं। संसदीय व्यवस्था में निरंतर चुनाव की संभावनाएं होती है, तो उग्र राजनीतिक दलबंदी होती है। पार्टियों के लोग उग्रता के साथ अपने अपने दलों के साथ जुड़े रहते हैं। कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं या स्थिर सरकार मिल सकती है, तो ऐसी स्थिति में लगातार चुनावों की संभावना को देखते हुए उग्र राजनीतिक दलबंदी यहाँ पाई जाती है। संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता। संसदीय शासन जैसा कहा जाता है कि बातों और विवादों की दुकान है संसद, तो ऐसी स्थिति में जब संकट काल होता है, जब तुरंत निर्णय लेते होते हैं, तो वाद विवाद में अनावश्यक उलझकर संसदीय व्यवस्था में समय खराब होता है, तो संकट काल में इसे अनुपयुक्त माना जा सकता है। मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार। वर्तमान समय में अधिक लोगों को संतुष्ट रखने के कारण मंत्रिमंडल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसका बढ़ता हुआ आकार है जो प्रशासन पर और सरकार पर अनावश्यक व्यय है, देश के ऊपर अनावश्यक भार है। अंत में हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के अपने दोष है, किंतु अधिक लोकतांत्रिक होने के कारण इसे हम श्रेष्ठ शासन व्यवस्था लोकतंत्र के लिए मान सकते हैं। जो दोष या बुराइयां हैं वो व्यक्तियों की है, व्यवस्था की नहीं है। तो जब व्यक्ति जागरूक होंगे, जनमानस जागरूक होगा, धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां या बुराइयां खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।